डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल को। अब इस वीडियो में आप एडवांस लर्नर्स यानी कि जो मोस्टली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप इस एक्टिव पैसिव में स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़ या हैड प्लस इन्फिनेटिव यानी 2 + V1। इसका जब हम पैसिव करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब इज़ या एम या आर या वॉज या वर या हैव या हैज़ या हैड प्लस 2 + B + V3। कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + V1 अगर ये आपका स्ट्रक्चर हो एक्टिव का, तो इसका जब हम पैसिव करेंगे तो उस स्थिति में पैसिव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + B + V3। ये वेरी सिंपल है। इसको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। एक एग्जाम्पल से समझें। माई फादर वॉज टू बाई अ रेडियो। यहाँ एग्जाम्पल है माई फादर वॉज टू बाई अ रेडियो। इसका जब हम पैसिव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए रेडियो वॉज टू बी बॉट बाई माई फादर। आप क्या देखे हो, टू बाई का पैसिव हो गया टू बी बॉट। केवल इतना ही पे ध्यान दीजिए, आपसे इससे संबंधित कोई भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस। जब आपके एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो सब्जेक्ट हो प्लस इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1, तो उसका जब हम पैसिव करेंगे तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2B + V3 यानी 2 + V1 2 + B + V3 में देयर इज़ नथिंग टू वीप फॉर, देयर इज़ नथिंग टू बी वेप्ट फॉर, टू वीप फॉर, टू बी वेप्ट फॉर। बस इसी को समझना है। अगर सेंटेंस आपका देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो सब्जेक्ट का काम करे प्लस इन्फिनेटिव हो तो उसको देयर इज़ नथिंग यानी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा और 2 + V1 को 2 + B + V3 में चेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वह वाक्य जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड इत्यादि का बोध हो, तो वे सभी वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसके भी कुछ अलग रूल है, जैसे एक्सप्रेसिंग ऑर्डर या कमांड। जब इम्परेटिव सेंटेंस आपके ऑर्डर या कमांड को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस का मतलब होता है टू टेल, बतलाए, तो उस स्थिति में हम इसका पैसिव कैसे करेंगे? शट द डोर। आप मोस्टली यहाँ देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट नहीं है शट द डोर, तो इसमें आपका इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, उसके सीधे बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह के वाक्य का जब हम पैसिव करेंगे तो वहाँ आप लेट से सेंटेंस शुरू करेंगे। लेट द डोर बी शट। लेट द डोर यानी लेट लगा, उसके बाद ये जो द डोर है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को रखा और मेन वर्ब V1 यहाँ B + V3 के साथ लगेगा। तो आप जानते हो कि शट 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 तीनों फॉर्म में आपका शट ही होता है, इसीलिए लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट टच द वायर। यहाँ आपका सेंटेंस नेगेटिव इंपरेटिव है, तो उस स्थिति में मना ही होगा। तो डोंट टच द वायर, लेट द वायर नॉट टू बी टच्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। ये स्विच ऑन ये आपका एक फ्रेज है, इसलिए आप इसको एक साथ ही यूज़ करेंगे। तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट हो गया इम्परेटिव सेंटेंस बट एक्सप्रेसिंग एडवाइस। ये आपको राय देगा। यहाँ इस तरह के जो भी सेंटेंस है एक्सप्रेसिंग एडवाइस, या आप ऐसे समझें कि मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिक मूल्यों वाले जो भी वाक्य हैं उनमें हम लेट का प्रयोग ना करके शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्प द पुअर,
तो द पुअर शुड बी हेल्प। आप इसे ऐसे ना बनाएं कि लेट द पुअर बी हेल्प, जबकि यह गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस को एक्सप्रेस किया जाए, उस स्थिति में हम लेट न लगा करके शुड ही लगाएं, यह ज़्यादा बेहतर होगा। डोंट टीज द एनिमल्स, तो इस तरह के वाक्य में फिर ये मनाही है नैतिक कर्तव्य का बोध कराते हुए। उसमें डोंट टीज द एनिमल शुड नॉट बी टीज्ड। फेड द पुअर शुड बी फेड। आप देख रहे हैं कि शुड के बाद आपका V1 आता है, लेकिन यहाँ पैसिव है, तो शुड प्लस बी प्लस V3। इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखेंगे। कोई भी मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है। मॉडल्स के साथ अगर उसको V3 लगाना है तो बीच में B यूज किया जाता है। मॉडल्स प्लस B प्लस V3। नेक्स्ट, सेंटेंस बिगिंस विथ लेट। अगर सेंटेंस ही हमारा लेट से शुरू हो तो उस स्थिति में हम इसका पैसिव कैसे करेंगे? लेट अस वर्क टुगेदर। इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि लेट अस वर्क टुगेदर, ये जो वाक्य का आशय है कि आप एक सुझाव दे रहे हैं, ये प्रपोजल आपका है, सजेशन या प्रपोजल है। उस स्थिति में यहाँ जब इसका पैसिव हम करेंगे तो इट इज़ सजेस्टेड दैट। जब भी लेट अस हो तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, और वर्क टुगेदर की जगह वर्क टुगेदर। चूँकि अस है, अस ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, इसलिए इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। लेट्स डिस्कस द मैटर। यहाँ जब भी इस तरह का होगा तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस द मैटर। लेट्स कंप्लीट आवर होमवर्क। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड कंप्लीट आवर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। आप इसमें क्या आपको नया लगा? लेट हिम। तो यहाँ अब तक हमने देखा कि लेट अस था, लेट अस से सजेशन होता है, जबकि लेट हिम कंप्लीट द वर्क यानी उसे काम करने दें। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, इसमें सजेशन नहीं है। नेक्स्ट, सेंटेंस बिगिंस विथ प्लीज़ और काइंडली। ये बहुत ही मज़ेदार है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर वाक्य में प्लीज़ या काइंडली हो तो इनके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड है यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ कर दीजिए और प्लीज़ सेंटेंस से प्लीज़ या काइंडली को रिमूव कर दीजिए, आपका एक्टिव से पैसिव चेंज हो जाएगा। प्लीज़ डू मी अ फेवर, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। टेक योर चेयर प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है। इंपरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब तक के लिए आपको बताया गया है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव होता है, बट अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो उसको हम कैसे करेंगे? तो स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब ये ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज टू स्टैंड अप। यहाँ आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये V3 हुआ। मैं पैसिव जब भी करूँगा तो इसका स्ट्रक्चर तो वही होगा, और रेस्ट जो आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके ठीक पहले टू प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब को जो कहते हो रख दिया जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप और यू आर एडवाइज टू स्टैंड अप। डू, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये कुछ खास वर्ब है, जैसे कि हियर, सी, मेक, फाइंड। ये इनका पैसिव फॉर्म यहाँ पर हर्ड, सॉ, मेड और फाउंड है। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं इनके साथ एक्टिव में टू यूज़ नहीं किया जाता, जबकि इनका पैसिव जब करते हैं तो उसमें टू जरूर से लगता है। आई हर्ड हिम क्राई, तो ही वॉज हर्ड टू क्राई बाई मी। आई सॉ रवि प्ले, रवि वॉज सीन टू प्ले बाई मी। ही मेड मी लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ बाई हिम। आई फाउंड हिम स्विम, ही वॉज फाउंड टू स्विम बाई मी। इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि आई हर्ड हिम क्राई, तो यहाँ आपने ही से बनाना शुरू किया। ही वॉज हर्ड,
he was heard to cry by me. I saw Ravi play. Ravi was seen to play by me. He made me laugh. ये causative verbs है, तो I was made to laugh by him. I found him swim. He was found to swim by me. अब तो होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट. वी मेड हिम चेयरमैन. ही वॉज मेड चेयरमैन. वी मेड हिम चेयरमैन. ही वॉज मेड चेयरमैन. बाई अस को नहीं लिखेंगे. प्लूरल सेंस में जो भी हो इस तरह के, बाई अस, बाई देम, बाई पीपुल, बाई गवर्नमेंट एट्सेट्रा, तो जो प्लूरल सेंस में होता है उसका पैसिव नहीं किया, उसको पैसिव में नहीं लिखा जाता. क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट को प्रेफर करता है, न कि सब्जेक्ट को. वहाँ अगर हम सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, जैसे बाई समवन, बाई समबडी, बाई नो वन, बाई नोबडी, अगर इसको हम नहीं लिखते हैं तो हमारे सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा. दे मेड हिम किंग. ही वॉज मेड किंग. बाई देम नहीं लिखेंगे. आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर. क्लियर? वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट. ये क्वेश्चन मोस्टली ग्रामेटिकल व्यू से बहुत बार पूछा गया है. ही गेव मी अ पेन. यहाँ आप देखेंगे कि मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो तो स्वाभाविक है कि हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं. मैंने यहाँ दोनों तरीके से बनाया है. आपको जो इजी प्रोसेस लगे आप उसी से बनाएं. ही गेव मी अ पेन. अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम. या आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम. यहाँ इसको देखें, जैसे अभी प्रीवियस हमने बताया ही गेव मी अ पेन. आप पहले यहाँ से उठा लो. आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम. वेरी सिंपल. आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम. या जब यहाँ से बनाते हैं तो ए पेन वॉज गिवन टू मी. यहाँ पर आपको टू लगाना होगा. ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम. नेक्स्ट, सी ऑफर्ड हिम अ चेयर. यहाँ जब आप बना रहे हैं तो फिर आपके पास वही हो गया. यहाँ हिम है तो ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाई हर. या अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाई हर. ही टीचेज मी इंग्लिश. आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम. या इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हिम. थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपसे आसानी से बन सकता है. नेक्स्ट, एक्टिव वर्ब विथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब. अब हम यहाँ देखें लुक्स आफ्टर. यह एक हमारे पास एक फ्रेज़ है लुक आफ्टर. ऐसा नहीं कि मेरे पास डबल प्रीपोजिशन यूज़ करना है, जिसका एक एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है. यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना. ही लुक्स आफ्टर मी. तो इसका जब हम पैसिव करेंगे तो सिंपल है. ये लुक्स आफ्टर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम. ए कार रैन ओवर माई कैट. रैन पास्ट टेंस है. माई कैट वॉज रन ओवर बाय अ कार. माई कैट वॉज चूँकि पास्ट टेंस है तो माई कैट वॉज रन ओवर बाय अ कार. द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस. यहाँ फिर ब्रोक इनटू पास्ट टेंस है तो द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय द थीफ. नेक्स्ट, सम पैसिव वर्ब्स यूज्ड एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. इसे याद ही कर ले क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है. हर जगह हम पैसिव जब करते हैं तो एजेंट बाई का यूज किया जाता है, जबकि इसमें बाई नहीं लगेगा क्योंकि कुछ खास एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं जो अपने साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ही लगाते हैं. आई नो इट, इट इज़ नोन टू मी. ही सेटिस्फाइड मी, पास्ट टेंस है. आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम. द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी. आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट. His behavior shocked me. I was shocked at his behavior. The book was interested me very much. I have been much interested in this book.
तो ये मेरा सबसे बेहतर सुझाव होगा कि इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं आप इनको याद ही कर लें। पैसिव के लिए सिंपल वही रूल है कि अगर नो है तो प्रेजेंट टेंस है, सेटिस्फाइड है तो पास्ट टेंस है, तो जैसा इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब है वही लगेगा। नेक्स्ट, तो आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ तक के इस पड़ाव में आपको जो मैंने एक्टिव से पैसिव बताया, यह आपका वीडियो 2 है। एक लास्ट वीडियो दूंगा जिसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे करें उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करके सारे रूल को याद कर सकते हैं। रूल याद करके अगर आप चाहें कि हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठें तो आपसे चूक हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी काम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।